मजबूती मिलेगी, उन्होंने कहा। सीएम योगी ने ट्वीट कर स्वागत किया है जितिन प्रसाद का। तो उत्तर प्रदेश में अब कहीं ना कहीं चहल पहल बढ़ गई है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जितिन प्रसाद का स्वागत करते हुए ये कहा कि अब और बेहतर स्थिति में होगा उत्तर प्रदेश, यूपी में पार्टी को मजबूती मिलेगी। जितिन प्रसाद जी के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से उत्तर प्रदेश में पार्टी को अवश्य मजबूती मिलेगी। ये मैं उनका ट्वीट दिखा रही हूँ। अब से थोड़ी देर पहले 2:30 बजे योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट आया है जिसमें वो जितिन प्रसाद का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत कर रहे हैं और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि यूपी की राजनीति में किस तरह से जितिन प्रसाद के शामिल होने से पार्टी मजबूत होगी। और इसी के साथ साथ ये भी याद दिला दे कि जितिन प्रसाद ने 4 दिन पहले योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी थी। 4 दिन पहले जब योगी आदित्यनाथ को ट्वीट करके उन्होंने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी थी, तब से ही अटकलें तेज हो रही थी कि क्या जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनावों से ठीक पहले ये बधाई देने की जो प्रक्रिया थी वो भी अपने आप में सांकेतिक थी। योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की बधाई दी और आज योगी आदित्यनाथ ठीक 2:30 बजे ट्वीट करके स्वागत कर रहे हैं पार्टी में। और ये अपने आप में दिखाता है कि जितिन प्रसाद का जो रोल है, जो अहमियत है उत्तर प्रदेश की राजनीति में किस तरह की है। कांग्रेस पार्टी से आते हैं, कांग्रेस पार्टी ही नहीं, राहुल गांधी के इनर सर्कल से आते हैं, उनकी युवा ब्रिगेड का हिस्सा है। और जितिन प्रसाद का पार्टी में आना उत्तर प्रदेश के चुनावों में तकरीबन 8 महीने का समय बचा है। और उससे पहले योगी आदित्यनाथ के पार्टी ये भी साफ कर चुकी है कि योगी आदित्यनाथ चेहरा होंगे इस चुनाव के। और उस समय योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट करना दिखाता है कि जितिन प्रसाद पार्टी में यूपी के चुनावों से ठीक पहले योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जितिन प्रसाद यूपी में आकर किस तरह काम करेंगे और साथ मिलकर काम करेंगे। मुझे बड़ी खुशी है, मेरे छोटे भाई हैं, मुझे बड़ी खुशी है। इसका स्वागत है भारतीय जनता पार्टी में, जो पार्टी राष्ट्र विकास में, पार्टी की प्रगति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मंत्री अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के नेतृत्व में आगे अग्रसर हो रही है। उसी पार्टी की मुख्य धारा में मेरे छोटे भाई आज दिल्ली आए हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और अपने तरफ से उनका तहे दिल से स्वागत है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनका बयान आपने सुना और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का काम सिर्फ सवाल खड़े करना है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब पार्टी ज्वाइन की थी, बीजेपी में शामिल हुए थे, उस समय किस तरह से अटकलें लगी थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मनाकर वापस लाया जा सकता है क्या। और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि अब समय नहीं है वापसी का। और जितिन प्रसाद के पार्टी में शामिल होने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के चुनावों में जितिन प्रसाद के पार्टी में आने का असर क्या होगा। जी हिमांशु हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे। हिमांशु, मैं आपके पास आ रही हूं। जितिन प्रसाद बीजेपी में तो शामिल हो गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात उत्तर प्रदेश के चुनावों में 8 महीने का समय और जितिन प्रसाद सीधे सिर्फ बीजेपी में दस्तक नहीं दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पृष्ठभूमि में दस्तक दे रहे हैं बीजेपी के टिकट पर। जी बिल्कुल, देखिए जितिन प्रसाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की है चुनाव के ठीक 8 महीने पहले, 2019 में भी वो 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले भी वो ज्वाइन करने वाले थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कुछ बड़े नेताओं ने उन्हें रोक लिया था। और इस बार लेकिन उन्होंने तय कर लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। भारतीय जनता पार्टी ने जितिन प्रसाद को उत्तर प्रदेश में ज्वाइन कराकर एक नहीं 2-3 शिकार किए हैं एक ही तीर से। पहला तो उन्होंने ये किया है कि एक ब्राह्मण चेहरा है, उनके पिता की छवि बहुत ज़बरदस्त रही है पूरे उत्तर प्रदेश में। 80 जिलों में वो खुद जाकर उन्होंने अभी काम किया था, तो उनका व्यक्तिगत जो उनके समर्थक हैं वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में है, तो उनका समर्थन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी जो ब्राह्मणों के अंदर नाराज़गी थी वो दूर करने के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने ये दांव चला है। तीसरा, कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये दांव चला है। अब देखने वाली बात यह है कि सबसे बड़ी चीज़ जो कि 2-3 चीज़ों पर निशाना साधने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी ने, एक तो कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर करने की, दूसरा बीजेपी को मजबूत करने की, उस पर कामयाब हो पाती है नहीं। जी हिमांशु, जैसा आप बता रहे हैं, ये
बीजेपी को मजबूत करने की राह में एक कदम तो है, लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस अपना कुनबा बचाने में अब किस तरह की जद्दोजहद कर रही है। बड़ी खबर हमने बताई कि सचिन पायलट से प्रियंका गांधी वाड्रा ने सीधा संपर्क किया है। अमरदीप, आपके पास आ रही हूं, आप जयपुर में मौजूद हैं और साथ ही अमनदीप हमारे साथ चंडीगढ़ से मौजूद है, क्योंकि एक सियासी उठापटक पंजाब की सियासत में हम देख रहे हैं, वहीं राजस्थान में किस तरह से इस वक्त सचिन पायलट नाराज हैं क्योंकि उनकी मांगे नहीं मानी गई हैं और उन्होंने एक बार फिर अपनी नाराजगी साफ कर दी है। अमरदीप, बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट की मित्रता किसी से छुपी नहीं है। लेकिन ये तीनों ऐसे फ्रेंड सर्कल के लोग थे जिनकी जो चीज़ें थी वो लगातार बाहर निकल रही थी। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया, उसके बाद जितिन प्रसाद, और जिस तरीके से नाराजगी राजस्थान में सचिन पायलट को देखने को मिल रही है, उससे लगता है कि 11 जून, क्योंकि 11 जून का महत्वपूर्ण दिन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 11 जून को राजेश पायलट की पुण्यतिथि है और पुण्यतिथि के दौरान ही पिछली बार इस तरीके के संकेत मिलने शुरू हुए थे और 2 दिन बाद ही यानी 13 जून को पायलट खेमा जो है वो दिल्ली में होटल में पहुंच चुका था। ऐसे में जब ये माहौल वापस से बनने लगा है तो चिंता और फिक्र दोनों ही तरफ है। एक तरफ जो 11 जून का कार्यक्रम है वो पीसीसी ने, राजस्थान की पीसीसी ने जारी कर दिया है, केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई के लिए धरना प्रदर्शन करेगी। तो वहीं दूसरी तरफ पायलट खेमे के लोगों ने ये साफ कर दिया है कि 11 जून को राजेश पायलट की जो स्मृति पुण्यतिथि है, पुण्यतिथि में पुष्प अर्पित करने के लिए हम वहाँ पे जाएंगे। यानी कि टकराव की स्थिति राजस्थान में देखने को मिल सकती है। 11 जून महत्वपूर्ण दिन है। इसके अलावा खुद जो पायलट को मान मनोवर की जो कोशिशें हैं वो कोशिशें भी कहीं ना कहीं पार्टी आलाकमान की तरफ से शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि राष्ट्रीय महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह का ये कहना कि पार्टी को उनकी बातें सुननी चाहिए, जो वादे किए गए थे वो पूरे करने चाहिए, ये ऐसे ही सारी चीज़ें नहीं चल रही। यानी कि राजस्थान की राजनीति में भी कहीं ना कहीं उथल पुथल की स्थिति देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी अंदर खाने बहुत कुछ राजस्थान की राजनीति में चल रहा है, पायलट खेमे को लेकर के हो या अशोक गहलोत के खेमे को लेकर के हो, दोनों ही खेमों में कहीं ना कहीं अंदर खाने बहुत सारी चीज़ें पक रही हैं। लेकिन 11 जून का दिन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है राजस्थान की राजनीति के लिए, क्योंकि पिछली बार भी ये सारी चीज़ें जो है वो 11 जून से ही स्टार्ट हुई थी। पायलट खेमा 13 जून को दिल्ली पहुंच चुका था, होटल में अपना कैंप करना शुरू कर दिया था। इसी को लेकर के टकराव की स्थिति जो है वो इसलिए इस बार दिलचस्प बन रही है क्योंकि गहलोत गुट के कुछ विधायक जो हैं उनको पद नहीं मिले हैं, प्रतिष्ठा नहीं मिली है, इसलिए वो कुछ लोग जो हैं पायलट खेमे के साथ में मिलकर बगावत का रुख इख्तियार कर सकते हैं। कौन जी, मैं एक बार विवेक के पास जा रही हूं, क्योंकि विवेक, जिस तरह से अमरदीप बता रहे थे, सचिन पायलट से प्रियंका वाड्रा ने बात की है और उनसे दिल्ली आकर मिलने की बात कही है, लेकिन वहां लखनऊ की सियासत में, लखनऊ में क्योंकि सीधे सीधे जितिन प्रसाद का पार्टी में आना उत्तर प्रदेश की चुनावों से जोड़कर इसे देखा जा रहा है, किस तरह का असर उत्तर प्रदेश के चुनावों में या फिर इसकी इस सियासत पर? देखिए, उत्तर प्रदेश में इसका असर बहुत बड़ा पड़ेगा, क्योंकि पिछले 1 सालों से ये उत्तर प्रदेश की सियासत में लगातार कहा जा रहा था कि ब्राह्मण वर्ग भाजपा से नाराज़ है। तकरीबन दर्जनों इस तरीके के एनकाउंटर्स हुए जिसमें इस बात को कहा जाने लगा कि ब्राह्मण वर्ग भाजपा से नाराज़ है और उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों को रिझाने को लेकर के कोशिश करने लगी और जितिन प्रसाद को लाना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक। और आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में हमको जो यहाँ पे सूत्रों से जो जानकारियाँ मिल रही हैं कि कुछ अहम जिम्मेदारियाँ भी उनको मिल सकती हैं, क्योंकि अगले ही महीने जुलाई महीने में 4 विधान परिषद की सीटें हैं जो खाली हो रही हैं। नवंबर के महीने में तकरीबन 30 से अधिक विधान परिषद की सीटें हैं जो खाली हो रही हैं और इन सब में कहीं ना कहीं जितिन प्रसाद को कुछ न कुछ उनको दे करके उनको इसमें सम्मिलित किया जा सकता है। साथ साथ किसी भी तरीके के, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कैबिनेट एक्सपेंशन जैसी भी बात शुरुआती तौर पर चल रही थी, तो ये माना जा रहा है कि ब्राह्मणों को खुश करने को लेकर के और जिस तरीके जितिन प्रसाद की छवि है, लगातार 10 साल वो सांसद रहे हैं, 2004 से 2014 तक, और 2 अलग अलग लोकसभाओं से वो सांसद रहे हैं और जो पूरा उधर का एरिया है, चाहे धौरारा हो, लखीमपुर हो या शाहजहांपुर हो, उस पूरे एरिया में उनकी पकड़ के साथ साथ पूरे प्रदेश में जो ब्राह्मणों में उनकी जी, के पास जाऊं उससे पहले एक बार अमनदीप कर लेते हैं, क्योंकि हम पंजाब में भी लगातार यही देख रहे हैं कि किस तरह से एक सियासी एक खेमेबाजी पंजाब में भी चल रही है। अमनदीप, वहां पर भी हमने देखा आज किस तरह से आला कमान लगातार बैठकें कर रहा है कि लोगों को संतुष्ट करके रखा जा सके, कि एक टूट से बचा जा सके। यही हाल हर जगह। हमारे साथ हैं जितिन प्रसाद जी से बात करते हैं, वहाँ से जितिन प्रसाद जी से बात करते हैं। सर, बीजेपी आपने ज्वाइन किया, क्या सोचते हैं सबसे बड़ी वजह है? पीछे हो जाओ। मैंने जैसे अभी पार्टी का
तस्वीरें आपने देखी अमनदीप, जितिन प्रसाद की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लेकिन खेमेबाजी पंजाब में भी जिसकी वजह से लगातार अब हड़कंप में है दिल्ली में। जी बिल्कुल, कांग्रेस की आला कमान इस सारे कलेश को सुलझाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कैप्टन एक गद्दावर नेता है पंजाब के। कैप्टन उस समय से कांग्रेस में है जब से कांग्रेस ने अपना आधार बनाना शुरू किया था, और कैप्टन की लीडरशिप पे आज तक कभी सवाल नहीं हुआ। लेकिन सिद्धू आते हैं और सिद्धू आते ही कैप्टन पे सवाल खड़े करने शुरू कर देते हैं, और ये कुर्सी की चाहत में। सो इसी तरह की स्थिति जैसे राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में पैदा हो रही है, वही पंजाब में कुछ हो रहा है। लेकिन अभी तक आला कमान ने इस पर कोई भी फैसला नहीं किया है कि आखिरकार पंजाब की कमान किसे दी जाएगी। क्या कैप्टन की कुर्सी को हटका सा भी झटका पंजाब की हाई कमान की कांग्रेस जो है वो देगी, या फिर सिद्धू को ही कैप्टन के नीचे काम करना पड़ेगा? क्योंकि ये जो कांग्रेस का इंटरनल टसल है, ये कांग्रेस को बहुत जगह पे इम्पैक्ट कर रही है। क्योंकि एक ओल्ड गार्ड है जो सोनिया गांधी की लॉबी का है, और एक न्यू गार्ड है जो कि राहुल गांधी की लॉबी का है। जो राहुल गांधी अपनी लॉबी को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ओल्ड गार्ड हमेशा उन पे हावी हो रहा है। तो कांग्रेस अपने ही लोगों को, अपने ही गद्दावर लोगों को, जैसे जितेंद्र प्रसाद हैं, एक गद्दावर नेता है, उनको ही संभाल नहीं पा रही है। आखिरकार सियासत किस तरह से चलाएगी? बड़े सवाल हैं कांग्रेस पे इस सारे मामले को लेकर के। आज जितेंद्र प्रसाद एक हिंदू चेहरा थे, जो वो आज बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। एक बड़ा झटका जो है वो कांग्रेस पार्टी को लगा। कांग्रेस हमेशा अपने आप को ये साबित करने पे तुली हुई है कि वो प्रो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, प्रो हिंदू पार्टी है। लेकिन आप जिस ऐसे नेता कांग्रेस को इस समय पे ऊपर छोड़ के जाते हैं, लगभग 6 महीने पहले इलेक्शन से, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस केपेबल नहीं है अपने। हमारे अमनदीप, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि हमारे सहयोगी अनुज वहीं मौजूद हैं जहां जितिन प्रसाद हैं। मैं उनके पास भी जाऊं। अवधेश जी, उससे पहले एक छोटा सा रिएक्शन आपसे लूंगी, क्योंकि जितिन प्रसाद से मेरे सहयोगी अनुज उनके पास ही मौजूद है। लेकिन उससे पहले आप मुझे बता दीजिए, ये जो सियासी गहमा गहमी आप इस वक्त देख रहे हैं, पार्टी में जितिन प्रसाद का शामिल होना, ये बार बार अटकलें लगना कि अब एक एक करके नेता, ये पहली बार नहीं हम कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन ये सिलसिला थम नहीं रहा है। अवधेश जी, देखो, जितेंद्र प्रसाद ने जतिन जी लगातार जतिन जी अब आपने फाइनली भारतीय जनता पार्टी का एक सवाल ये है, जतिन जी आप फाइनली भारतीय जनता पार्टी का दामन साथ लिया है। सबसे पहला आपका स्टेटमेंट एक में आराम एक ही करके ऐसे नहीं करना ना। जतिन जी, मैं मेरे 2 सवाल रह गए छोटे से। जतिन जी, क्या ऐसे नहीं हो पाएगा, मैं भी करूंगा थोड़ी। जतिन जी मेरा रह गया, प्लीज देखिए। जतिन जी आओ ना जल्दी। उमेश जी, जतिन साहब, मैं यहीं पे तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जितिन प्रसाद, जो उन्होंने आज पार्टी ज्वाइन की है, बीजेपी में शामिल हुए हैं। हमारे सहयोगी अनुज उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। वो जाहिर है, स्वाभाविक है अवधेश जी, मुझे लगता है ये तस्वीरें गहमा गहमी है, वहां पर हर कोई उनसे बात करना चाह रहा है, लेकिन इस वक्त मैन ऑफ द मोमेंट है वो अवधेश जी। लेकिन बड़ी तस्वीर ये है कि क्या एक और नाम भी छिटक कर जाएगा जितिन प्रसाद के बाद? अब कौन? देखो, अगर हम थोड़ा 2 साल की घटनाओं को देखें तो महाराष्ट्र में मिलिंद देवरा ने बाजाप्ता राहुल गांधी के चीनी दूतावास में जाने का विरोध किया था कि ये गलत है। धारा 370 हटाया गया, तब भी मिलिंद देवरा ने कहा कि ये भारत के हित में है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। उसी ढंग से हरियाणा में अशोक तंवर, जो पूर्व अध्यक्ष थे, जिनको राहुल गांधी ने भी अध्यक्ष बनाया था, वो पार्टी से बाहर वो चले गए थे। वो अलग पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वह दीपेंद्र हुड्डा, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं, वो एक प्रकार से भले खुल के नहीं, लेकिन वो वहाँ एक विद्रोह की स्थिति है। उन्होंने भी 370 पर, यहाँ तक कि कोरोना में जो ट्वीट वगैरह आए हैं, क्षेत्रीय अखबारों में छप रहा है, उनसे उन्होंने असहमति व्यक्त की है। तो आप देखो, एक सूची है कांग्रेस के अंदर असंतुष्ट होने का। लेकिन मूल बात यह है, मैं ये कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की दृष्टि से ये है, जो माना जा रहा था कि ब्राह्मण तबका पूरी तरह भाजपा के खिलाफ हो गया है। जितेंद्र प्रसाद ब्राह्मण चेतना परिषद के अध्यक्ष थे, 2 लोकसभा क्षेत्रों से वो चुनाव जीत चुके हैं। उन्होंने विचार विमर्श करके ही अपना निर्णय किया होगा। तो वो एक संकेत भी है कि उस ढंग से जो सुना जा रहा था कि विकास दुबे के मुठभेड़ में मारे जाने के बाद एक ब्राह्मण नाराज है, वो बसपा के साथ चला जाएगा, शायद ये खबर, ये इस प्रकार का आकलन सही नहीं है।
क्योंकि अगर ऐसा होता तो जितिन प्रसाद एक क्षेत्रीय पार्टी बनाने की ओर बढ़ रहे थे, वो बनाते, भाजपा में शामिल नहीं होते। बिल्कुल, तो बड़ी खबर आज की, और जैसा हमने कहा कि तस्वीरें जितिन प्रसाद की आ रही थी, हमारे सहयोगी अनुज वहां पर मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। गहमा गहमी बहुत ज्यादा है क्योंकि एक बड़ा नाम कांग्रेस छोड़कर उत्तर प्रदेश चुनावों से ठीक पहले जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।